लॉगरिदमिक फंक्शन के बाद, लॉगरिदमिक फंक्शन के बाद जो अगला फंक्शन हमें पढ़ना है वो है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमें पढ़ना है अगला फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ लोगों ने ये रिलेशन फंक्शंस में देखा भी होगा, अगर वीडियो देखी है तुमने तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं दोबारा से कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, सुनो। नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नंबर लाइन पे वहां तक, नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर। नंबर लाइन को देखें जरा, ये नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी जाती रहेगी, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, हम सभी ने बनाई है नंबर लाइन, बचपन से आज तक बनाते आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से राइट रीड करते हैं या राइट से लेफ्ट, नंबर हमेशा छोटे से बड़े पे रीड होता है। तो जहां भी मैं खड़ा होऊंगा वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, जैसे मैंने पूछा कि 2.3 का बॉक्स, GIF को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स फंक्शन से, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, ये ब्रैकेट यूज करते हैं, इसके अंदर एक नंबर लिखा होता है ऐसे बॉक्स x, तो मैं कभी बोलूंगा बॉक्स ऑफ 2.3 का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3। अब 2.3 कहाँ होगा, यहाँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो सोचो यहां तक का नंबर लाइन पे, यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, जाता गया यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर नंबर लाइन पे तुम्हें 2 दिख रहा होगा, यस और नो? यस सर। बिल्कुल दिख रहा है। तो डेफिनेशन क्या, नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, मैंने तुम्हें कहा -1.3 का बॉक्स, तो -1.3 यहाँ कहीं होगा, यहां से चलते हुए आए, हमेशा कहां से, लेफ्ट से चलते हुए आओगे, यहां से चलते हुए आए 1.3 तक का सबसे बड़ा इंटीजर दिखा -2, क्या तुम्हें समझ आया? यस सर। क्या तुम्हें समझ आया? बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं पूछ रहा हूं तुमसे 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4 का, तो मैं यहां से चलना शुरू होऊंगा, कहां तक जाऊंगा, यहाँ पे यहाँ तक जाऊंगा, और यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर ये खुद है, क्या आंसर आ जाएगा, 4, मानते हो, यस और नो? यस सर। सही है। अब किसी ने मेरे से पूछा -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहां से चलना शुरू होगा, -2, -2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतनी बात समझ गए? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन किसी को? नो सर। ठीक है, बढ़िया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हमें पता चल गया, क्या मतलब है कि नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, 0 का बॉक्स क्या होगा, 0, यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर है 0। -3.8 का बॉक्स कितना होगा, -4। -4, -3.8 कहां तक जाऊंगा मैं, यहां तक, -3.8 यहाँ होगा कहीं, यहाँ, तो यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर कौन दिखा, -4, समझ गए? ये हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पढ़ने के बाद अगली जो चीज पढ़ते हैं हम वो होता है ग्राफ। क्या पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग, ग्राफ। ग्राफ बहुत आसान है बनाना, लेकिन देखना ध्यान से क्योंकि नई सी चीज है तुम्हारे लिए, हालांकि तुमने रिलेशन फंक्शन में पहले देखा भी हुआ है, देखना बहुत ध्यान से। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। मुझे बताओ, नंबर लाइन को भी देखते ना ग्राफ को, जब मैं 0 पे खड़ा हूं तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जब मैं 0 पे खड़ा हूं तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो तो 0 है, अगर मैं यहाँ आ गया 0 पॉइंट समथिंग पे तब क्या होगा, 0, बिल्कुल सही। थोड़ी और आगे आ गया फिर 0, यहां से लेके यहां तक कंप्लीटली 0 चलेगा, जैसे ही 1 पे आ जाऊंगा एकदम 1 हो जाएगा, मानते हो?
Yes, sir. 0 से लेके 1 में मैं इस इंटरवल में कहीं भी खड़ा रहूं, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 है। देखो जरा, मैं इस पूरे इंटरवल में कहीं भी खड़ा रहूं, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना 0 है। जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा, मेरा आंसर हो गया 1। जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा, मेरा आंसर हो गया 1। इसका मतलब क्या होता था? एक्सक्लूडेड, मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे। सॉलिड डॉट का मतलब होता था इंक्लूडेड, याद है, पढ़ा हुआ है हमने। तो 0 Yes, sir. पे मैं था, 0 पे जब था तो मेरा आंसर आना चाहिए था 0, मतलब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए था 0। मैं थोड़ी आगे आया, अभी भी 0, थोड़ी आगे आया 0। कब तक? जब तक मैं 1 पे नहीं आ गया, क्योंकि जैसे ही मैं 1 पे आऊंगा, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। फिर 1 से थोड़ी सी आगे चला गया, यहाँ पे अभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1। और आगे चला गया, अभी भी क्या है? 1। जब तक 2 पे नहीं चले जाऊंगा, तो 1 चलता रहेगा जब तक 2 पे नहीं। 2 पे जाते ही जंप करके 1 से 2, फिर 2 से 3 चलता रहेगा, फिर 3 पे कितना हो जाएगा? 3, एंड सो ऑन चलता रहेगा। समझ आया या नहीं? कोई डाउट किसी को? फिर से देख लो। अभी जा रहा हूँ नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, पहले इतना समझ आ गया तो बोलो। यस सर। इतने में कोई डाउट? इतने में कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। 0 पे 0 था, फिर चलता चला गया। जब तक मैं 0 से 1 में रहूंगा, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहना है, मैं 0 मार्क कर दिया। जैसे ही मैं 1 पे आ गया, एकदम से 1 हो गया, फिर चलता चला गया। जब मैं 1 से 2 में रहूंगा, अभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहना है? 1, तो 1 ही रखा। 2 पे आते ही 2 हो गया, फिर 2 चलता रहा, फिर 3 हो गया, एंड सो ऑन चलता चला गया। ऐसी नेगेटिव में आता हूँ, इधर आ जाओ, नेगेटिव में आ जाता हूँ। -1 से 0 वाले इंटरवल को देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पूरे इंटरवल में क्या रहता है हमेशा? बोलो, इस पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या रहता है? -1 रहता है या नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो -1 कर देता हूँ। -1 पे -1 है चलते हुए ऐसे, और जैसे ही मैं 0 पे आ गया, वैल्यू 0 हो जाएगी, तब -1 नहीं रहेगी। -2 पे -2 हो जाएगी, उसके -2 और -1 के बीच में कितनी रहनी है? -2 ही रहनी है, -2 ही रखिए, एंड सो ऑन। देखो स्टेप बाय चलता रहेगा, ऐसे पीछे की तरफ भी जाएगा। देखो तुम्हें ऐसा दिख रहा है सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ऐसा दिख रहा है सीढ़ियां चढ़ रही है, यस और नो? Yes, sir. इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं कभी कभार। स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, स्टेप्स मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। स्टेप फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप चलता रहा। फंक्शन का ग्राफ में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, फंक्शन का ग्राफ लिखा हुआ है ऊपर। डेफिनेशन में या फिर ग्राफ में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं पेज पलटूं। सर एक बार डेफिनेशन दिखा दो। डेफिनेशन लिखा है नंबर लाइन पे वहां तक, ये जुगाड़ वाली डेफिनेशन है, ये एक्चुअल नहीं है। ये तो हम आसानी से समझ पाए इसलिए, और हमारे काम की भी यही है। वैसे वो अंग्रेजी में 2-4 लाइनें लिख देता है, मतलब यही होता है। नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, जहां भी तुम खड़े हो, मान लो -1.3 पे, यहाँ देखो -1.3 यहाँ होगा, ये है -1.3, यहाँ खड़े हो। नंबर लाइन पे यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर -2 दिखा, आंसर दे दिया, खत्म। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया, उसी डेफिनेशन को यूज करते हुए ग्राफ बनाया, ये स्टेप फंक्शन है। 0 से 1 में वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, 1 पे आते ही 1 हो जाएगी, फिर 1 से 2 में हमेशा 1 रहेगी, फिर 2 पे आते ही 2 हो जाएगी, 3 पे आते ही 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इतनी बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। ये हमारे पास आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने समझा और उसका ग्राफ भी बना लिया। अब बताओ, जब फंक्शन को समझ लेते थे, उसका ग्राफ भी बना लेते थे, उसके बाद क्या करते थे? सोचो, मॉड फंक्शन पढ़ा था पहले, उसकी डेफिनेशन, फिर उसका ग्राफ, फिर क्या करा था? Properties. प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। लॉग में भी यही करा था, पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन कहां से आई थी? एक्सपोनेंशियल से, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद प्रॉपर्टीज। तो इसमें भी क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, मुझे ये बताओ, जो बॉक्स एक्स है वो एक्स के बराबर कब होगा? बॉक्स एक्स एक्स के बराबर कब होगा? सोच के बताओगे? जब वो इंटीजर होगा। बिल्कुल सही, जब x बिलोंग्स टू हो जाएगा इंटीजर। z लिखो या फिर i लिखो, एक ही बात है। x बिलोंग्स टू z लिखो या फिर x बिलोंग्स टू i लिखो, वो एक ही बात है। जनरली हम z डिनोट करते थे इंटीजर के लिए, सेट्स में पढ़ा था। जब भी इंटीजर हो जाएगा, कोई मेरे से पूछेगा 1 का बॉक्स, मैं कहूंगा 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का 3, क्योंकि वहां तक नंबर लाइन पे वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर वो खुद ही बनता है।
तो अगर x इंटीजर हुआ, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, अगर x इंटीजर हुआ तो हम क्या कहेंगे, x का बॉक्स x के बराबर हो जाएगा, और अगर x का बॉक्स x के बराबर है इसका मतलब x इंटीजर हो जाएगा। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक एग्जांपल देखना, मैंने तुम्हें कहा कि भैया x का बॉक्स जो है वो 5 हो गया है, सोचो मैंने कहा x का बॉक्स 5 हो गया है, तो अपने मन में सोचना, बोलना मत x कहां से कहां तक हो सकता है। x का बॉक्स 5 हो गया है, x कहां, छोटा एग्जांपल ले लो, 3 हो गया मान लो, x का बॉक्स 3 हो गया है, तो x कहां से कहां तक हो सकता है, सोच के बताओ। x का बॉक्स 3, बोलना नहीं है, 3 to 4. अरे बोलना नहीं है का मतलब बोले जा रहे हो। देखो नंबर लाइन बनाई, ऐसा होगा 2 3 4 5 ऐसे चल रही होगी नंबर लाइन, है ना, एंड सो ऑन। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब मैं 3 पे आया ग्रेटर, इस पूरे इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में बॉक्स की वैल्यू, मैं यहाँ खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं, कहीं भी खड़ा हूं, बॉक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, 3, क्योंकि यहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर 3 होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, x implies x belongs to 3 से लेके 4, इस पे 3 पे क्लोज और 4 पे ओपन। 4 पे ओपन क्यों करा है, क्योंकि 4 पे आते ही बॉक्स की वैल्यू क्या बन जानी है, 4। जैसे ही मैं 4 पे पहुंचूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाना है, 4, तो मेरा x यहां से यहां तक आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से, कोई भी डाउट हो तुम्हें तो पूछ सकते हो। पहली दोनों प्रॉपर्टी मैं इसमें कह रहा हूं, अगर x का बॉक्स जो है वो किसी इंटीजर, सॉरी x का बॉक्स किसी इंटीजर के बराबर है, तो इंप्लाई करता है कि x बिलोंग करेगा i से लेके i+1, इस पे ओपन इस पे क्लोज। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो, एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, चाहो तो एग्जाम्पल इसके साथ साथ भी लिख लो कि अगर मेरे पास x का बॉक्स जो है वो 3 वैल्यू ले रहा है, तो x बिलोंग करेगा 3 से लेके 4 तक, 3 पे क्लोज 4 पे ओपन। 4 पे ओपन क्यों करा है, क्योंकि 4 पे आते ही बॉक्स की वैल्यू 4 हो जानी है। पहली दो प्रॉपर्टीज में कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछ लो, फिर मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे आता हूँ। कोई डाउट नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बोला, मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और प्रॉपर्टी सुनना, एक्स का बॉक्स, अब ये कॉमन सेंस से बताना, चलो अभी इसको थोड़ी देर में लूंगा उस प्रॉपर्टी को, अभी आई वाली ले लेता हूँ। अगर एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू आई हो गया, अगर एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू आई हो गया, तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ये सोचना है हमें। अगर एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू आई हो गया, तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ये सोचना है। देखें जरा, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर x का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो गया, उसकी पहले इसकी पढ़ रहे, इसका एक एग्जांपल ले लें। अगर हम, मैं कह रहा हूं कि x का बॉक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 हो गया मान लो, तो x कहां से कहां तक होगा ये पता लगाना चाह रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, मुझे ये बताओ 4 कब होता है, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है 4 कब होता है। 4 होता है 4 से 5 में, होता है या नहीं, 4 से लेके 5 में, इस पे ऐसे इस पे ऐसे, सही लिखा है, यस और नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो बस इतना देखो 4 कब होता है। अब हमें क्या चाहिए, 4 से पहले की सारी वैल्यू, लेस देन, x लेस देन 4 का मतलब 4 से पहले की सारी वैल्यू, इसका मतलब इससे पहले की पूरी नंबर लाइन ले लो, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक चले जाओ, ये हमारा आंसर होगा। फिर से ये सिर्फ क्या बताया मैंने, इसको याद करने का तरीका, कैसे आ रही है प्रॉपर्टी अभी एक्सप्लेन करूंगा। x का बॉक्स अगर लेस देन इक्वल टू 4 है, क्या करो 4 के लिए लिख लो, 4 के लिए क्या लिखा मैंने, -4 के लिए लिखा 4 से लेके 5 लिख लिया। अब लेस देन मतलब इससे छोटी सारी वैल्यूज लेनी है, x का बॉक्स लेस देन 4 वाली सारी वैल्यू, इससे छोटी मतलब इस नंबर लाइन को पीछे ले जाओ, पूरी नंबर लाइन कवर कर दो पीछे की, ये आंसर आ गया मेरा। समझ गए ये कैसे लिखा है, कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो x का बॉक्स उसने, हाँ बोलो। सर लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, हाँ हाँ हाँ, तो सर 5 भी क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? 5 पे ओपन है, इंक्लूड का करा दे, ओपन तो है। 5 से अच्छा ठीक पहले है पहले रखना है, 5 से पहले पहले, इसका मतलब क्या होता है 5 से ओके। पहले पहले। अगर मान लो लेस देन इक्वल्स टू क्या चाहिए होता हमें, -2 ले लेते हो, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव ले लेते हैं, तो बस ये देखो -2 कब आता है, नंबर लाइन बनाओ,
ये नंबर लाइन है, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3। मुझे बताओ -2 कब आएगा? जब मैं इस इंटरवल में हूं, मानते हो यस और नो? तो Yes, -2 sir. के लिए लिख लिया, -2 से लेके -1 ऐसा आएगा -2 के लिए। इससे छोटी सारी वैल्यू चाहिए, मतलब इसको नंबर लाइन पीछे तक ले जाओ, क्या आंसर आना चाहिए? -∞ से -1, ये आंसर हो गया। प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, समझ आया कैसे लिखनी है? तो अगर मैं इसको जनरलाइज, चलो जनरलाइज से पहले मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कि प्रूफ क्या था इसका, कैसे हम कह रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ, सोचना जरा, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब एक्स का बॉक्स जो वैल्यू ले रहा है वो क्या वैल्यू ले रहा है? 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, पीछे तक कुछ भी जा सकती है, मानते हो? एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, एक्स का बॉक्स है क्या? एक इंटीजर होता है, 4 या 4 से कम रहना चाहिए, तो वो 4, 3, 2, 1, 0 ये सारी वैल्यूज ले सकता है। यस और नो, इतना मानते हो? Yes, sir. ठीक है, अब वो 4 वैल्यू कब लेगा? 4 कब लेगा? 4 से लेके 5 में। ये तो पहली प्रॉपर्टी पड़ी थी, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 2। 3 कब लेता है? 3 से 4 में। तो 4 कब लेगा? 4 से 5 में। 3 कब लेगा? 3 से 4 में। 2 कब लेगा? 2 से 3 में। 1 कब लेगा? 1 से 2 में। तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? नंबर लाइन पीछे जाए जा रही है। 4 से 5 इंटरवल इसने ले लिया, 3 से 4 इसने ले लिया, 2 से 3 इसने ले लिया, 1 से 2, पीछे की पूरी नंबर लाइन कवर हो जाएगी या नहीं बोलो? तो ये पूरी Yes, नंबर sir. लाइन कवर होके कहां तक पहुंचे? 5 ओपन तक। देखो यही लिखा है, पूरी नंबर लाइन कवर होके कहां तक पहुंचे? 5 ओपन तक। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमें इससे ज्यादा कोई कंसेप्चुअल, क्योंकि इसको सोचने में थोड़ी देर लगती है, तो हमने पेपर में ताकि जल्दी अप्लाई हो सके क्या सोचा? बस ये देखा कि 4 कब आ रहा है, 4 कब आ रहा है? 4 से लेके 5 में। लेस देन मतलब इससे छोटी सारी वैल्यू चाहिए, ये आंसर आ गया। मानते हो यस और नो? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अगर सिर्फ लेस देन का साइन हो तो 5 को भी नहीं अभी इंक्लूड अभी करें? अभी आएगी प्रॉपर्टी, आएगी लेस देन वाली भी, 2 मिनट में कवर करेंगे। इतना डन है भाई? ठीक है, अब एक बार फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, किसी इंटीजर से ज्यादा है। सुनो दोबारा से, जिसको इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट रह गया हो उसका इसमें क्लियर हो जाएगा। दोनों सेम सी सिमिलर कंसेप्ट है। अगर रह भी गया हो, किसी ने पूछा नहीं लेकिन फिर भी रह गया हो, तो इसमें भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट आएगा। एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। इसका एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 चाहिए, तो तुम क्या करो? 2 कब आ रहा है ये बताओ बस। क्या करो? 2 कब आ रहा है? 2 आता है 2 से लेके 3 में आता है, यस और नो? वैदिक यस Yes, और नो? sir. वैदिक जवाब देगा। ये आया 2 से 3। अब मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू इससे बड़ी मतलब इससे आगे की पूरी नंबर लाइन ले लो, क्या आंसर आएगा? 2 से लेके इन्फिनिटी। समझ आया कैसे लगाया? यस और नो? Yes, sir. उसमें पीछे की इसी नंबर की वैल्यू लिखो, उससे पीछे की ले लो, इसमें आगे की। अगर मैं थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली करूं तो देखना, बॉक्स एक्स क्या वैल्यू ले सकता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 6 एंड सो ऑन। ऐसा ही तो है, यस और नो? ऐसा ही होगा। Yes, sir. ठीक है, अब 2 कब लेगा? वो 2 लेगा जब 2 से 3 में होगा। 3 कब लेगा? जब 3 से 4 में होगा। 4 कब लेगा? जब 4 से 5 में होगा। तुम्हें दिख रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 5 कब लेगा? जब 5 से 6 में होगा। दिख रहा है आगे की नंबर लाइन कवर अपने आप होती जा रही है। 2 से 3 इसने ले लिया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और 3 इसने इंक्लूड नहीं कराया था, इसने करा दिया, तो अल्टीमेटली तो आ ही गया। तो 2 से आगे तक की पूरी नंबर लाइन आ गई, और ये भी तो 2 से आगे तक की पूरी नंबर लाइन थी। समझ आया? यस और नो? फोर्थ प्रॉपर्टी तक किसी को डाउट हो? अब थर्ड और फोर्थ दोबारा देखो, दोनों में सेम कंसेप्ट लगाया है। किसी को डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डाउट चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अनम्यूट करके बोल भी सकते हो। फिर से एक बार देख लेते हैं, काम की प्रॉपर्टीज है, दोबारा देख रहे हैं कौन कौन सी, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में हमने कहा है कि एक्स का बॉक्स, एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ, एक्स का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू, मान लो उसने कहा 10, तो तुम क्या करो? बस ये देखो 10 कब आ रहा है? 10 आता है 10 से 11 तक, इतना लिख लिया। इससे छोटा लेस देन का मतलब
पिछली सारी नंबर लाइन, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 11, ये मेरा आंसर आएगा। आएगा या नहीं बोलो। अगर उसने कहा x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेना है 6 मान लो, तो बस ये देखो 6 कब आ रहा है, 6 आता है 6 से लेके 7, ये क्लोज ये ओपन, 6 इस पे आता है। ग्रेटर देन मतलब इससे ऊपर की, इससे आगे की सारी नंबर लाइन, आगे की सारी नंबर लाइन मतलब ये इंफिनिटी तक, 6 से लेके इंफिनिटी मेरा आंसर आया। कोई डाउट हो दोनों में से तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो प्रॉपर्टी को जनरलाइज करके लिख देते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी को जनरलाइज करके, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी तो लिखी नहीं, x का मॉड लेस देन इक्वल्स टू i का मतलब देखो, x का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या था, माइनस इंफिनिटी से 4, तो हम कह देते हैं दिस इंप्लाइज x इज लेस देन i प्लस 1। x लेस देन इक्वल्स टू 4 था, x का बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 था, तो x लेस देन 5 आया था, तो i प्लस 1। यहाँ क्या कह देते हैं, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i। x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया था। x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 था, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 आया था। दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई। लेकिन मेरी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इन प्रॉपर्टीज को ऐसे याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे किसमें i प्लस 1 आता था, किसमें क्लोज आता था। देखो इसमें ओपन है, इसमें क्लोज है। जो तरीका मैंने अभी बताया था, इसमें भी बताया है, उस तरीकों को याद रखो, प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी पड़ेगी। बताओ प्रॉपर्टी याद रखने में कंफर्टेबल हो या तरीका? और जिसमें करेगी ना मेरे को नाम तरीका। तरीका। तो तरीका ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। कल मैं तेरा भेज। माइक किसका होना है, माइक बंद करो, माइक म्यूट रखा करो, फिर ऑन कर लिया करो, जब बोलना हो फिर दोबारा म्यूट कर दिया करो। तो हम तरीका याद रखेंगे। वैसे प्रॉपर्टी है ये कि अगर x का मॉड लेस देन इक्वल्स टू i है तो x लेस देन i प्लस 1 होगा। अगर x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है तो i ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू i होगा। ये हमने यहीं से लिखी है। कोई भी डाउट हो थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी में पूछ सकते हो। किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा, बहुत अच्छी बात है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई अगर x का मॉड लेस देन समथिंग आ गया, x का मॉड लेस देन समथिंग आ गया, किसने पूछा था ये डाउट? हिमांश ने पूछा था। देखो हिमांश, अगर x का मॉड मान लो लेस देन 5 उसने बोला, सोचो x का मॉड लेस देन 5 बोला, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि x का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 4 की बात कर रहा है? दोनों सेम है, क्योंकि इसको होना तो एक इंटीजर ही है, इसको होना तो एक इंटीजर ही है। ये सुनो, और अगर मैं कहता हूँ एक इंटीजर जो कि 5 से छोटा है, तो तुम क्या कहोगे, वो 4 है या 4 से छोटा है? ये सुनो, यस सर। तो अगर ऐसा आया तो मैं इस पे ले आऊंगा, और इसकी प्रॉपर्टी तो मुझे पता है, पता है या नहीं? यस सर। ऐसे ही अगर उसने मुझे कहा कि भाई x का बॉक्स जो है वो ग्रेटर देन 6 है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इंप्लाइज x का जो बॉक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7। एक इंटीजर जो 6 से बड़ा है, इसका मतलब वो 7 होगा या फिर 7 से बड़ा होगा। क्या कहते हो? इसका मतलब वो 7 होगा या 7 से बड़ा, और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। कई बार तुम बुक्स में देखोगे तो 4 प्रॉपर्टी लिखे मिलेंगी, एक बार लेस देन इक्वल टू की, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू की, एक बार लेस देन की, और एक बार ग्रेटर देन की। लेकिन इन 4 प्रॉपर्टी की बजाय इन दो को तो करना ही नहीं है। क्यों? इन दो का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं रिड्यूस करके ऊपर वाली पे ले जा सकता हूँ। ये सुनो, चाहे लेस देन का है चाहे ग्रेटर देन का है, तो हमें इनकी तो जरूरत वैसे ही नहीं है। तो कभी बुक में लिखी भी मिले या मॉड्यूल में लिखी मिले कि 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको ध्यान मत देना, इसको रिड्यूस करके पिछली पे ले जा सकते हैं। क्यों फालतू में दिमाग को ऑक्यूपाई करना, पहली चीज। दूसरा, इसकी भी प्रॉपर्टी ना याद करके जो तरीका बताया है वो याद रखो। तरीका क्या है दोबारा से सुन लेते हैं एक बार। एक्स का बॉक्स अगर उसने मुझे कहा कि लेस देन इक्वल्स टू 4, तो बस ये देखो 4 कब आ रहा है, 4 कब आता है, 4 से लेके 5 तक, ऐसे। यस और नो? और लेस देन मतलब इससे कम, मतलब इससे कम मतलब यहाँ से कम सारी वैल्यू चाहिए, कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 5, ये आंसर आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये x बिलोंग्स टू दिस। अगर x का बॉक्स ऐसा है तो x कहां से कहां तक होगा। चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने लिखा है कि ये x का बॉक्स तो इंटीजर होता था, और यहाँ पे तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज भी आ रही हैं, तो ये वैल्यूज जो है वो x की हैं, वो x के बॉक्स की नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो x के बॉक्स को जो वैल्यूज मैंने दी थी, x के बॉक्स को जो वैल्यूज दी थी वो इंटीजर ही दी थी। x के बॉक्स का आउटपुट इंटीजर होता है, इनपुट देखो, इनपुट तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना, ये देखो आउटपुट में जो आंसर आता है वो इंटीजर होता है।
समझ आ गया रिद्धिमा? डाउट लिखा था तुमने चैट बॉक्स में, Yes, क्लियर हो sir. गया? ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये x की वैल्यूज है। तो कैसे करना है, अगर x का बॉक्स उसने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो क्या करो, बस ये देखो 7 कब आता है, 7 आता है 7 से लेके 8 तक। ग्रेटर देन मतलब इससे ऊपर, इससे आगे की सारी नंबर लाइन ले लो 7 से लेके इंफिनिटी तक। समझ आ गया? यस और नो? कोई डाउट हो? ये आएगा तो कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें कोई डाउट हो, या फिर ये कैसे लिखा है ऊपर नीचे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 4 प्रॉपर्टीज कवर करिए अभी तक, चारों में से किसी में भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं। चारों में से किसी में डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, जो बॉक्स एक्स है वो हमेशा एक्स से छोटा रहेगा, एक्स माइनस 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। एक बार एनालाइज करके देखना, क्या खुद से समझ आ रही है? कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है। जो बॉक्स एक्स है वो एक्स से छोटा या बराबर भी हो सकता है, एक्स माइनस 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। क्या तुम्हें समझ आ रही है प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है? Yes, sir. Yes, sir. देख लो बाकी लोग भी आराम से। चलो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एक्स का बॉक्स एक्स से छोटा रहेगा और एक्स माइनस 1 से बड़ा रहेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं इसका तुम्हें, तो मान लो मैं कहता हूं 2.3 का बॉक्स, एक्स क्या है 2.3, तो एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा 1.3। देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। 2 हमेशा इसके और इसके बीच में रहेगा, रहेगा या नहीं? यस और नो? अगर Yes, sir. नंबर लाइन पे देखें तो मान लो 0 1 2 3 2.3 यहाँ पे है, x माइनस 1 क्या होगा इससे एक डिस्टेंस पीछे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बीच में ही रहेगा इन दोनों के, रहेगा या नहीं? एक स्टेप पीछे, एक यूनिट पीछे चले गए तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के बीच में ही रहेगा बॉक्स। सर रिपीट करना, एक बार कनेक्शन चला गया था। कनेक्शन की जिम्मेवारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। एक्स का बॉक्स एक्स माइनस 1 और एक्स के बीच में रहेगा, और ये तो इतनी देर से लिखी हुई है प्रॉपर्टी। ये एग्जांपल है 2.3 का बॉक्स कितना होता है 2, वो x मतलब 2.3 और x माइनस 1 के बीच में रहेगा, और x के बराबर भी हो सकता था, अभी हमने पढ़ा था कब होता है x के बराबर, जब इंटीजर हो जाएगा। अभी लिखी थी प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले। अब मुझे ये बताओ माइनस एक्स का बॉक्स जो है और x का जो बॉक्स है ये क्या वैल्यू देगा, माइनस एक्स का बॉक्स प्लस x का बॉक्स ये क्या वैल्यू देगा? माइनस एक्स का बॉक्स प्लस एक्स का बॉक्स हमें 1. दो वैल्यूज देता है, हमें दो वैल्यूज देता है। ये देता है 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो 0, क्योंकि अगर x इंटीजर हो गया, बताओ अगर x इंटीजर हो गया तो एक एग्जांपल लेता हूं, अगर x हो गया 2 तो कुछ ऐसा बना या नहीं? -2 का बॉक्स -2 होता है, 2 का बॉक्स 2 होता है, वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है या नहीं? क्योंकि x अगर इंटीजर हो गया तो x का बॉक्स तो ये तो x ही बन जाएगा, और ये माइनस एक्स माइनस एक्स क्या बना देगा 0। लेकिन अगर इंटीजर नहीं हुआ, अगर इंटीजर नहीं हुआ, उसका भी एक एग्जांपल लेता हूं। अगर इंटीजर नहीं हुआ, मान लो x की वैल्यू है 2.3, तो आया -2.3 का बॉक्स प्लस 2.3 का बॉक्स। ये देखें कितनी वैल्यू लेता है अगर x इंटीजर नहीं है। -2.3 का बॉक्स कितना होता है बताओगे? -3।
बिल्कुल सही। और 2.3 का बॉक्स 2 बिल्कुल सही। कितनी वैल्यू आई? -1। तो सेवेंथ -1 प्रॉपर्टी क्या बनेगी? -x का बॉक्स प्लस x का बॉक्स क्या वैल्यू देता है? -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी मेरे ख्याल से। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, 6th और 7th में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी लिख रहे हैं। एक प्रॉपर्टी लिखो जरा, क्या प्रॉपर्टी है? x का बॉक्स प्लस x का बॉक्स प्लस 1/n, x का बॉक्स प्लस 2/n, सॉरी 2/n, x प्लस 3/n प्लस डॉट 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 x प्लस n-1/n। क्या कह रहा है वो? x का बॉक्स प्लस 1/n, 2/n, 3/n, n-1/n। ये अगर n इक्वल्स टू nx का बॉक्स इज इक्वल्स टू nx का बॉक्स, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, n नेचुरल को बिलोंग करना चाहिए। सिमिलर सी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी हमारे पास है, x बाय n। x को किससे रिप्लेस कर दो? x बाय n से। इसी प्रॉपर्टी में x को x बाय n से कर दो। x बाय n का बॉक्स, x प्लस 1/n का बॉक्स, x प्लस 2/n का बॉक्स, डॉट 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 x प्लस 3/n का बॉक्स, सॉरी n-1 तक ही ले जाओ, n-1 का बॉक्स इज इक्वल्स टू x का बॉक्स। फिर से n बिलोंग्स टू नेचर। ये दो प्रॉपर्टीज फिलहाल सिर्फ लिख लो। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके थ्रू ऑब्जर्व कराऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन फिलहाल लिख लो इन दोनों प्रॉपर्टीज को। ऑब्जर्वेशन 1-2 लेक्चर बाद करेंगे इसकी, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी सिर्फ इसको लिख लो प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी सेम है, करा कुछ नहीं है। इस प्रॉपर्टी में चाहो तो इस प्रॉपर्टी में x की जगह लिख दो nx। क्या बनेगा? nx लिखोगे x बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा। सेम दोनों में से कोई एक याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम प्रॉपर्टीज हैं। चाहो तो पहली प्रॉपर्टी में x को रिप्लेस कर लो x बाय n से, तो दूसरी आ जाएगी। यहाँ पे x बाय n आएगा, एलसीएम लूंगा x प्लस 1/n। देखो यहाँ x बाय n आएगा, x प्लस 2/n। देखो यहाँ पे x बाय n आएगा तो x प्लस n-1/n। एक बार लिख लो इसको। ये n-1 है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये n-1 है। लिख लिया? टोटल हमने अब आज क्या करा? अभी तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है ये पढ़ा, उसका ग्राफ कैसा होता है ये पढ़ा, और उसकी टोटल 9 प्रॉपर्टीज लिखी है हमने। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज 9 नहीं है, ये दोनों सेम ही प्रॉपर्टी है। मान लो 8 लिखी है, और उसमें से ये इसको अभी हमें ऑब्जर्व करना बाकी है। 7th प्रॉपर्टी तक किसी में डाउट है तो पूछ सकते हो। इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही याद कर लो, थोड़ा सा लिख लो, ऑब्जर्व क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। अभी तक इतने में कोई डाउट तो पूछ सकते हो, वरना आगे चले। सर हाँ 8th प्रॉपर्टी में लास्ट में n-1/n क्यों लिखा है? क्यों लिखा है का क्या मतलब है? सीरीज चल रही है ना, 1 2 3 अप टू n-1। तो सर सीरीज का लास्ट n-1 लिखा जाएगा? हाँ ओके सर। एक चीज और बताओ मुझे अगर यहाँ n हो गया बाय चांस, तो क्या बनेगा? x प्लस 1 बनेगा, बनेगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो 1 तो इंटीजर है, वैसे ही बाहर आ जाता है। देखो अगर अभी अगली प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, 10th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी
x प्लस आई का बॉक्स इज इक्वल्स टू x का बॉक्स प्लस आई। इंटीजर हमेशा बॉक्स के बाहर आ जाता है, क्योंकि इंटीजर तो बाहर आके क्या बनना है, इंटीजर बनना है। कैसे कह रहा हूं मैं, देखो मान लो मैंने लिखा 2.3 प्लस 5 का बॉक्स, इसको क्या लिखूंगा 2.3 का बॉक्स प्लस 5, ऐसा ही, यही प्रॉपर्टी है। ये कितना बनेगा 7.3 का बॉक्स, बताओगे 7.3 का कितना होता है? 7 7 ये आया 7। 2.3 का बॉक्स होता है 2 प्लस 5 कितना आया 7, दोनों सेम आया नहीं? तो अगर x के साथ कोई इंटीजर बनता है तो वो बॉक्स के बाहर ही आ जाता है। इसलिए अगर वो लास्ट टर्म जो थी, अगर मैं इसको n तक ले जाता तो वो इंटीजर ही बन जाता, तो वो बाहर ही आ जाता, फिर से सीरीज शुरू हो जाती। इसलिए यहां से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म करते हैं। ये सारे फ्रैक्शन है, देखो ओके सर। ये सारे जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं ये 0 और 1 के बीच में है, ये भी। लेकिन इससे अगली टर्म 1 बन जाती है। 1 पे आने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी डेफिनेशन बदल लेता है, 0 से 1 में अलग रखता है, याद आया? इस वजह से वो n-1 तक है। ये प्रॉपर्टी भी लिख लो, 10 प्रॉपर्टीज हो गई टोटल। यहाँ पे आके हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जो जो पढ़ना था वो हो गया कंप्लीट। कोई डाउट पूछना चाहो पूछ लो। अगला फंक्शन जो हमें पढ़ना है वो है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई ऊपर वाली भाई? बस कुछ नहीं है, इंटीजर अगर प्लस में कोई इंटीजर लिखा हुआ उसे चुपचाप बाहर ले आओ, इतनी प्रॉपर्टी। एक्स के साथ या किसी फंक्शन के साथ प्लस में इंटीजर लिखा हुआ है उसे बाहर ले आओ, बस इतनी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शनल हमें पार्ट इस वाले पार्ट के सम्स नहीं करने, क्या? इस वाले पार्ट के सम्स नहीं करने जो भी हमने किया ये। नहीं नहीं, पहले अब ये बेसिक फंक्शंस हैं, पहले फंक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद उन पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। सही है। ये जो फंक्शन है ये अभी लिंक्ड है दोनों। देखो अभी इसकी डेफिनेशन लिखने ही लगा था तुमने पहले, ये ऐसी डेफिनेशन है, ये दोनों लिंक्ड फंक्शन है, इकट्ठे ही आते हैं। बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक्स इज बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। एक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। एक पढ़ा है, अभी दूसरा पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आएंगे ना। तो अगर मैं बात करूं वैसे इसका वो क्या होता है, मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एक नंबर लिखिए। इसका मतलब होता है एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तुम्हें, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इट इज 2.3 माइनस 2.3 का बॉक्स, ऐसा 2.3 माइनस 2 विच इज 0.3। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया इसका 0.3। अगर मैं कहता हूं -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या आएगा, -1.2 माइनस -1.2 का बॉक्स। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, इस बार x ये है नेगेटिव क्वांटिटी, तो क्या लिखा मैंने, x माइनस बॉक्स x माइनस बॉक्स x। तो यहाँ कितना आएगा -1.2, और ये माइनस इसका वो बताओगे बॉक्स -2। बिल्कुल सही। तो आया -2, क्योंकि क्या बना -1.2 प्लस 2 विच इज 0.8। समझ आया फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं? क्या करना है, x माइनस फ्रैक्शनल बॉक्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x। अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं इसको नंबर लाइन के हिसाब से, क्योंकि पिछला फंक्शन नंबर लाइन के हिसाब से पढ़ा था, तो ये नंबर लाइन के हिसाब से क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड बॉक्स x। सिंपल सी डेफिनेशन दूंगा हमेशा। ये वाली डेफिनेशन जो मैं लिखता हूँ वो सिंपल वाली, ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेंगी। बुक जब भी पढ़ोगे वो खतरनाक सी अंग्रेजी लिख के दे देगा, लेकिन इसको याद रखो, इससे हमेशा आसान रहता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी लिखवाई थी, वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, खत्म, पूरा फंक्शन अच्छे से समझ आ गया। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड बॉक्सेस, देखना जरा, जब मैं कह रहा हूं कि ये 0 1 2 3 -1 -2 ऐसा चल रहा है, तो 2.3 होगा कहीं यहाँ पे, ये वैल्यू होगी 2.3, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ पे, ये वैल्यू होगी 2। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है बताओगे? 0.3। आंसर आया कि नहीं था? 0.3 आया था। -1.2 का केस देखते हैं। -1.2 कहाँ है, यहाँ पे
ये वैल्यू है -1.2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पिछला इंटीजर ये है, ये वैल्यू है -2। इनके बीच का डिस्टेंस देख के बताओ कितना आता है, 0.8। आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है, बिल्कुल सही। पॉइंट समझ आया? फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? इट इज डिस्टेंस बिटवीन, अगर नंबर लाइन पे बात कर रहा हूं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड बॉक्स x। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें बताना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.5, बताओ। 0.5। हाँ 0.5, बिल्कुल सही। देखो बहुत आसान है, अगर तो नंबर पॉजिटिव हो तो उसका डेसिमल वाला ही लिख दो। अगर नंबर पॉजिटिव हो तो डेसिमल वाला ही लिख दो। वही नहीं आ रहा, देखो अगर कोई कहे मुझे 2.4 का, मैं कितना कह दूंगा, 0.4। कोई मुझे कहे 1.8 का, मैं कितना कह दूंगा, 0.8। कोई मुझे कहे 0.4 का, मैं कितना कह दूंगा, 0.4 एंड सो ऑन। अगर तो पॉजिटिव है तो सिर्फ डेसिमल के आगे वाला लिख दो, मतलब डेसिमल वाला पार्ट लिख दो। समझ गए? और अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, जैसे मैंने -1.2 का पूछा था, तो क्या करो, जो डेसिमल पार्ट है कितना है, 0.2, उसको 1 में से माइनस करके लिख दो, आया 0.8। किसी ने पूछा -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट कितना दिख रहा है, 0.3, 1 में से माइनस करके लिख दो, आंसर आ जाएगा 0.7। समझ गए या नहीं? इससे जल्दी लिखा जाएगा। ये करते रहोगे सब्ट्रैक्ट बड़ा लंबा पड़ेगा। क्या कहते हो? अगर किसी ने कहा -3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, डेसिमल पार्ट कितना है, 0.9, 1 में से माइनस कर लो, 0.1 आंसर आ गया। समझे या नहीं? ये सुनो, Yes, sir. तो पॉजिटिव हो तो सीधे क्या करो, डेसिमल वाला पार्ट ही आंसर है। नेगेटिव हो तो 1 में से माइनस करके लिख दो, क्योंकि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव नहीं, इसको -0.3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्यों? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नो है? सर। नहीं। तो देखो मैं नो पॉजिटिव सर। के लिए निकाल रहा हूं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, मैं नेगेटिव के लिए निकाल रहा हूं तब भी पॉजिटिव आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर 0 भी आ सकता है। मैंने कहा 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 पे खड़ा हूं तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यही है, और मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम दोनों एक साथ खड़े हैं। मानते हैं? ये सुनो, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि अगर x इंटीजर हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पढ़ा था। अगर x इंटीजर हो गया तो x और बॉक्स x एक ही हो जाएंगे, पढ़ा था। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 वैल्यू भी ले सकता है। ले सकता है या नहीं? यस सर। यस सर। नोट करो फटाफट। समझ आया पॉइंट? अब सोच के बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक की वैल्यू ले रहा होगा, कहां से कहां तक की वैल्यू लेता होगा, सोचो। मिनिमम वैल्यू क्या लेता होगा, मिनिमम? 0 सोच के to बताओ मिनिमम। 0.9 0 0। मिनिमम तो 0, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 0.9 0.9, नहीं 0.9 तो नहीं। अगर मैंने कहा, मान लो मैंने कहा 1.98 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दो, क्या आंसर आएगा? sir 1 open bracket इसका आंसर क्या आएगा? 0.98। 0.98, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखते हैं, अगले पेज पे चल रहा हूं। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, बेसिक आइडिया सबको क्लियर होगा। बेसिक आइडिया में किसी को डाउट हो, या डेफिनेशन में कोई डाउट हो, या एग्जांपल्स में कोई डाउट हो तो बोलो। इसके बाद इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगर इतने में किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। सही है, आगे चलते हैं। अब क्या करें, फ्रैक्शन पार्ट के बाद क्या करें, इसका ग्राफ बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली चलते रहोगे ना, चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्राफ कैसे बनाऊंगा? ग्राफ बनता है हमेशा बेसिक डेफिनेशन की तरफ से। ग्राफ कैसे बनता है? हमेशा बेसिक डेफिनेशन। और बेसिक डेफिनेशन क्या थी? अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, यहां नंबर लाइन बना रहा हूं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये x, ये y, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन चल रहा है। ठीक है,
अब मुझे बताना, तुम सोच समझ के बताना, जब मैं 0 पे हूं तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0। जब मैं 1 पे हूं तो कितना है? 0 0। हर इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होना है, ये तो हमें पता है, क्योंकि हर इंटीजर और उसका बॉक्स दोनों सेम जगह होते हैं। सेम जगह है तो डिस्टेंस उनके बीच का 0 हो जाएगा, मानते हो? सर। तो हर इंटीजर पे तो वैल्यू उसी के 0 ही आनी है, तो मैं हर इंटीजर पे 0 मार्क कर देता हूँ इंक्लूडेड। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, 0 पे तुमने कहा 0, मैं 0 से थोड़ी सी आगे चला गया, थोड़ी सी आगे चला गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? मान लो मैं चला गया 0.5 पे, मेरा आंसर कितना आएगा? 0.5 0.5 बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 0 से 0.5, अगर मैं 0.5 पे खड़ा हूं, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अभी भी 0 है, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0.5। थोड़ी और आगे चला गया, थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ी और आगे चला गया, थोड़ा और बढ़ जाएगा, कहां तक? जब तक मैं 1 पे नहीं पहुंच जाता। क्या ये डिस्टेंस कभी 1 हो सकता है? नहीं, 1 से जस्ट छोटा रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैं 1 पे पहुंच गया, मेरा आंसर क्या हो जाना है? फिर से 0 हो जाना है। यहां से वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा, मेरा आंसर फिर क्या हो जाएगा? 0। ये समझ आया? पहला ब्रांच बनाइए। 0 पे 0 थी, फिर वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ गई, ये वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट की, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, कहां तक बढ़ेगी? 1 पे आते ही दोबारा क्या हो जाना है? 0 हो जाना। 1 पे आते ही दोबारा 0, फिर 1 से आगे चला, फिर ये बढ़ गई, देखो डिस्टेंस बढ़ गया, फिर ये डिस्टेंस बढ़ गया, अगर आगे चल रहा हूं, फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, फिर 0, फिर बढ़नी स्टार्ट 0, बढ़नी स्टार्ट 0, बढ़नी स्टार्ट 0, एंड सो ऑन चलता रहेगा, पीछे भी सेम, आगे भी सेम। ऐसा ग्राफ बनेगा। हमेशा क्या हो रहा होगा? एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक देखना, हमेशा 0 1 2, मान लो मैं 1 से लेके 2 तक देखता हूँ, 1 पे मेरी वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 0 है, 1 से आगे चला, यहां पहुंच गया, तो मेरी वैल्यू बढ़ गई, और आगे चला, थोड़ी और बढ़ गई, लेकिन कब तक बढ़ेगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से जस्ट छोटी, देखो बढ़ती गई बढ़ती गई, जैसे ही 1 होने लगी वैल्यू, उस पे ओपन कर दिया, 1 होने लगी, 1 से लेके 2 पे पहुंच गया, वैल्यू कितनी होने लगी थी? 1 होने लगी थी, लेकिन इंटीजर पे आते ही वैल्यू कितनी हो गई? फिर से 0 हो गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते गई, 1 होने लगी थी, लेकिन फिर 0 हो गई, 1 होने लगी थी, लेकिन 0 हो गई, 1 होने, क्योंकि 1 तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 अगर होगी तो, अगर मैं 1 पे खड़ा हूं, मेरे को चाहिए होगा x और उसके बॉक्स में 1 यूनिट का डिस्टेंस कभी हो ही नहीं सकता इनके बीच में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगला इंटीजर बीच में 1 से चलना शुरू करूं और 1 यूनिट आगे चला गया, मतलब 2 पे, तो बॉक्स क्या बन जाता है? 2 बन जाता है, 1 तो रहता ही नहीं है। तो 1 से जस्ट पहले तक रुक सकता हूं मैं, जस्ट पहले तक वैल्यू कितनी होगी? 0.99 कुछ ऐसी। तो ये ग्राफ कैसे बनाया, समझ आया? कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। 0 पे वैल्यू 0 थी, फिर थोड़ी बढ़ती चली गई, कब तक बढ़ी? जब तक मैं 1 पे नहीं आ गया, 1 पे आते ही वैल्यू फिर 0 हो गई, फिर बढ़ती चली गई, 2 पे आते ही 0 हो गई, फिर 3 पे, हर इंटीजर पे वापसी आ गई। ये हमारे पास किसका ग्राफ है? ये हमारे पास है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। समझ आया? और ग्राफ से तुम्हें दिख रहा है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू है, वो 0 से हमेशा बड़ी है और 1 से हमेशा छोटी है। 1 तो कभी नहीं हुई, 1 पे इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि 1 होने लगी थी, अगला इंटीजर आ गया, फिर 0 हो गई, फिर 1 होने ही लगी थी, फिर 0 हो गई, एंड सो ऑन। ये बन गया उसका ग्राफ। समझ आया? यस और नो? यस सर। यस सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रुक जाता हूँ, इसका ग्राफ। अब क्या है? ग्राफ पता चल गया, अब क्या चाहिए होगा? प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस डेफिनेशन, ग्राफ है प्रॉपर्टीज, यही तो फंडा चल रहा है। ये सुनो, यस सर। चलो पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शनल पार्ट, पहली प्रॉपर्टी तो यही है जो मैंने अभी लिखी थी, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में रहता है हमेशा, ऑलवेज फॉर x बिलोंगिंग टू रियल। कभी भी 1 से बड़ा 0 से छोटा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी डिस्टेंस है, और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, इवन 1 भी कभी नहीं हो पाएगा। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब जब इंटीजर पे होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू लेता है? 0। यस और नो? तीसरा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x,
0 के बराबर हो जाता है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो ये भी 0 और ये भी 0। क्या कहते हो? इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बताओगे बोल के? इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 0। हमने लिखा था हर इंटीजर पे 0 होता है, तो ये भी इंटीजर है, और अगर x इंटीजर है तो माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, तो दोनों ही 0 बन जाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस एक्स का बॉक्स किसके बराबर होगा? अब तुम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो। ये मान लो मैंने कहा 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होगा? 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ फटाफट से। 0.2 माइनस 1.2 का बताओ। 0.8 ऐड करके कितना बन रहा है? 1। तो हम 1। प्रॉपर्टी क्या लिख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल्स टू, ऐड करके इक्वल्स टू 1 आ जाएंगे इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी है, चारों में से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट। चारों प्रॉपर्टीज में से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, x प्लस कोई इंटीजर आ गया फ्रैक्शनल पार्ट में। अगर ये चीज बॉक्स में आती थी तो क्या करते थे? x प्लस आई का बॉक्स क्या करते थे? पढ़ी थी अभी प्रॉपर्टी नंबर 10। x प्लस आई का बॉक्स होता था तो क्या करते थे? आई को बाहर निकाल देते देते। बिल्कुल सही, आई को बाहर निकाल लेते थे। इसमें क्या करना है? x प्लस आई का बॉक्स होगा, आई को गायब कर देना है, वो x के बॉक्स के बराबर होगा, आई गायब कर देना है। कैसे कह रहा हूं मैं ये भी सुन लो, एग्जाम्पल भी दे देता हूं इसका। x प्लस आई, मान लो कहा मैंने x है 2.3 और i है 4। 2.3 प्लस 4 का बॉक्स मैं कह रहा हूं 2.3 के बॉक्स के बराबर होगा। ये जो इंटीजर है ये गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि ये बना 6.3। 6.3 का बॉक्स बताओगे? 6.3 का बॉक्स बताओगे? बिल्कुल सही, 0.3, और इसका बॉक्स भी 0.3, तीनों बराबर है ना। इस इंटीजर, ये जो इंटीजर है ये तो इंटीग्रल पार्ट को देखो 2 को 6 बना दिया। क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल को हिला पाया? क्या ये डेसिमल को हिला पाया? नो सर। बिल्कुल भी नहीं हिला पाया। तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस आई, ए आई हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम साथ हो या ना हो। गाना सुना ही होगा, सुना? यस सर। Yes. तो बस आई साथ हो या ना हो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, आई हो या उसको गायब कर दो दोनों सेम आएंगे। समझ गए? ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को फिर बता रहा हूं, याद नहीं रखना है। ये देखो, ये मैंने प्रॉपर्टी को याद नहीं करी, एक एग्जांपल ले लिया छोटा सा, अपने आप 1 आ गया, लिख दिया। ये भी कोई, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट, आई इंटीजर जो है इंटीग्रल पार्ट पे फर्क डाल सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट पे नहीं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं आता। कंसेप्चुअली याद रखो। समझ गए? कोई डाउट हो इन पांचों प्रॉपर्टीज में से, ग्राफ में डाउट हो या फिर डेफिनेशन में डाउट हो, बॉक्स की या फिर फ्रैक्शनल पार्ट की, पूछ सकते हो फटाफट से। अच्छा, थर्ड वाली बताना। ठीक है, थर्ड वाली बता देता हूँ। अगर एक्स इंटीजर है, देखो हर इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी हो रही है? 0। लिखा भी हमने, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो -x भी तो इंटीजर है, तो ये 0 आएगा तो ये भी 0, और दोनों 0, आंसर आ गया। समझ गए भाई? आगे चलते हैं। ये हमें 2 नए फंक्शन आज हमने पढ़े हैं, एक है फ्रैक्शनल पार्ट, एक है ग्रेटेस्ट। एक फंक्शन और होता है हमारे पास, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, रिलेशन फंक्शन की वीडियो भेजी थी, उसमें ये सिग्नम फंक्शन है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि तुम कई बार वीडियो देखते हो कई बार नहीं देखते हो, लेकिन ये सिर्फ शुरू शुरू में रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को जरूर देखना। वीडियो में उसमें और भी चीजें हैं, डोमेन सिखाया है, थोड़ा बहुत रेंज सिखाया है, कुछ चीजें बताई हैं,
उसको ध्यान से देखना। इसकी डेफिनेशन होती है इट इज mod x by x when x is not equals to 0, it is 0 when x is equals to 0। जब x 0 हो तो आंसर 0 देना, जब नहीं हो तो आंसर ऐसा देना। mod x की डेफिनेशन यूज करूंगा इसमें, ध्यान से देखना। x लेस देन 0, 0 पे तो गिवन ही है 0, अच्छी बात है। x ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0, अगर 0 नहीं है तो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव, दोनों अलग अलग लिखिए। अगर नेगेटिव होगा तो mod x पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में, बोलो। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो mod x नेगेटिव प्लस x बनेगा या माइनस x? बिल्कुल सही, तो ये minus बनेगा x. माइनस एक्स बाई एक्स। mod x क्या बन गया? माइनस एक्स। और अगर x पॉजिटिव है तो mod x क्या बनेगा? x ही बनेगा। x by x. तो ये माइनस एक्स बाई एक्स इज -1, ये 1 होता है, तो ये बना हमारे पास -1 फॉर x लेस देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 और 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। ये सिग्नम ऑफ x की डेफिनेशन है जो कि हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लेकिन हमने सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि मॉड हम पढ़ ही चुके हैं। ये हमारे पास आंसर है। देखो अगर कोई डाउट है। एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे वो मेरे से पूछेगा सिग्नम ऑफ 2 बताओ, मैं कहूंगा 1। सिग्नम ऑफ -3 बताओ, मैं कहूंगा -1। सिग्नम ऑफ 0 बताओ, मैं कहूंगा 0। 0 पे 0, नेगेटिव पे -1, पॉजिटिव पे 1। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर 1 हमेशा, इनपुट नेगेटिव है आंसर -1, इनपुट 0 है आंसर 0। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दिख सकता है, सिग्नम ऑफ x² + 5 मान लो, कितना हो जाएगा आंसर बताओगे? 1। बिल्कुल सही, क्योंकि x² + 5 इज पॉजिटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। और सिग्नम के इनपुट में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, आंसर क्या देते हैं? 1। बिल्कुल सही बताया। किसने बताया था? हिमांश। सही है। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो फटाफट से। सर यहाँ अगर x² - 5 आ गया तो तुमको पता ही नहीं x की वैल्यू क्या है। हाँ तो नहीं, फिर कोई आंसर देंगे ही नहीं, फिर x की वैल्यू उस पर डिपेंड कर जाएगा। फिर इसमें देखेंगे √5 से बड़ा है या √5 से छोटा है। √5 से बड़ा हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तब दे देंगे 1। छोटा हुआ तो अलग अलग केस बना लेंगे ना फिर तो, कि ये कब पॉजिटिव है, वे भी कब से, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। समझ गए? यस सर। जैसे ये सिग्नम में x था, x पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता था, केस बनाए ना कि नेगेटिव में क्या आंसर है -1, पॉजिटिव में क्या है 1। ऐसे ही अब ये हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? x² - 5 ग्रेटर देन 0 ले लूंगा। मैं कहूंगा 1 है जब x² - 5 ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 है जब x² - 5 0 है, और -1 है अगर x² - 5 लेस देन 0 है। यही कहूंगा ना डेफिनेशन से। अगर इनपुट पॉजिटिव तो आंसर 1, अगर इनपुट 0 तो आंसर 0, अगर इनपुट नेगेटिव तो आंसर -1। अब ये तुम वेवी कर्व से, ये वेवी कर्व से सॉल्व कर सकते हो। यहां से तो x की वैल्यू ±√5 आएगी। तो ये तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो अलग अलग आंसर देगा। तो तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहां पे पूछ रहे। देखो अगर इतने में कोई डाउट है तो समझ गए? थोड़ा ऊपर करना पेज। ऐसे नहीं, दूसरी साइड। इतना समझ गए भाई? Yes sir. सही। आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं डोमेन ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने बहुत सारे पढ़ लिए, अब मैं बात कर रहा हूं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन की सिंपल अगर मैं डेफिनेशन दूं तो ये है वैल्यूज ऑफ एक्स जो मैं इनपुट में दे सकता हूं। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच a function is defined. वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए वो हमारे पास, वो वैल्यूज ऑफ एक्स डोमेन।
अब कब ऐसा होता है कि फंक्शन डिफाइन नहीं होता? सोच के बताना मुझे, कब ऐसा देखा है तुमने कि फंक्शन डिफाइन नहीं ना हो रहा? तुमने 10th तक देखा था, 10 90 डिग्री में देखा था, नॉट डिफाइंड लिख देता था वो। वही ये केस था जो 10th तक शायद तुमने देखा है। यस और नो? तो फंक्शन डिफाइन Yes, sir. कब नहीं होता? कब नहीं होता सुनना, एक तो होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या वैल्यू ले तो गड़बड़ होती है? 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मैं क्या चाहूंगा, जो भी मेरा डिनोमिनेटर है वो हमेशा नॉन जीरो रहे, ऐसे ही चाहूंगा ना फंक्शन डिफाइन करने के लिए। यस और नो? यस बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, अब डोमेन निकालने का क्या प्रिंसिपल है सुनना। 1 अपॉन जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, 1 अपॉन जो भी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हो, तो जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जो भी ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कह दूंगा, इट शुड बी नॉन जीरो। समझ रहे हो? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मैंने वैसे ही एक सिंबल से दिखा दिया। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये पहला हो गया रूट। दूसरा, और कहाँ देखा है तुमने कि चीजें नॉट डिफाइंड हो जाए? और कहीं भी देखा है? सर, रूट के अंदर जो नेगेटिव माइनस अंडर लेना जाता है। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी मिले, उस क्वांटिटी को क्या करना होगा, हमें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो कर भी रहे हैं बड़े टाइम से, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आने देते। और कहीं भी देखा है क्या, बोलो? और कहीं भी तुमने देखा है कि नॉट डिफाइंड हो गई चीजें? अरे अरे आवाज नहीं आ रही भाई। इतने जब बुरे नेटवर्क होते हैं तो माइक अनम्यूट क्यों करते हो? अब बिल्कुल आवाज नहीं आई, कुछ नहीं समझ आया क्या बोला है? चैट बॉक्स में लिख दे इससे अच्छा तो। और कोई बताओ भाई, और कहीं भी देखा है? जब x के पास यूनिक और y की वन वैल्यू ना हो। जब x के पास यूनिक वैल्यू ना हो y की। ना वो था कि भाई फंक्शन है कि नहीं है, वो अलग चीज थी। अब फंक्शन तो है, ये तो कह दिया, अब डिफाइंड है कि नहीं। और मैं बताता हूँ, तुमने देखा है लॉग के इनपुट में, देखा है? कल कल देख रहे थे हम, लॉग के इनपुट में देखा है क्या कहते थे? Yes, sir. लॉग के इनपुट में जो भी लिखा मिलेगा उसको क्या करोगे? लॉग के इनपुट में जो भी Positive. लिखा मिलेगा ग्रेटर देन 0 करोगे। मानते हो? कल ही तो देखा है अभी। फोर्थ, लॉग के बेस में इनपुट तो चलो देख लिया, अब लॉग के बेस में अगर कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, क्या करोगे? वो जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1। यस और नो? ये सारे Yes. कंस्ट्रेंट देखे हैं तुमने टाइम पे। और भी होते हैं एक दो इनवर्स से रिलेटेड, वो 12th में पढ़ेंगे, वो 11th का पार्ट नहीं है। ये जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, 11th में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। एक्चुअल में ये चैप्टर 12th का है। 12th में हम चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीने तक पढ़ेंगे इसको। बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़नी है हमें, लेकिन वो 12th में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो जब भी डोमेन हमें पूछेगा वो, तो डोमेन में हमें क्या करना है, जहां भी डिनोमिनेटर दिखेगा वो 0 ना हो। तो जब जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा वो वैल्यू हम x को नहीं लेने देंगे। रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी दिखेगी उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लॉग के इनपुट में जो भी क्वांटिटी दिखेगी उसे क्या करना है, ग्रेटर देन 0। लॉग के बेस में जो भी क्वांटिटी दिखेगी उसे क्या करना है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। ये सब चीजें हम अलग अलग टाइम पे पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं सब क्लियर रहे, तुम्हें कोई डाउट ना आए। उसने क्वेश्चन दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, एफ एक्स ऐसे लिख के दिया। अब क्या दिखा तुम्हें, कोई डिनोमिनेटर कोई लॉग कुछ नहीं दिख रहा, रूट दिख रही है। तो मैं सॉल्यूशन में क्या करूंगा, रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यहां से आया x लेस देन इक्वल्स टू 3। दोनों को सॉल्व करा, ये आ गया मेरे पास। तो मुझे बताओ दोनों का यूनियन लो या इंटरसेक्शन? सोच के बताओ, कॉमन सेंस है। बाकी लोग बोलो। इंटरसेक्शन। बिल्कुल सही, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। क्यों?
क्योंकि मुझे इस वाली रूट को भी डिफाइन करना है और इसको भी, दोनों को करूंगा तभी तो क्वेश्चन डिफाइन होगा। तो जहां पे एक से ज्यादा आ गए, जहां पे एक से ज्यादा आ गए, क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि सबकी बात माननी है, ये सारे सबकी बात माननी है, हमें सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करानी है। तो एक से ज्यादा आ गए तो हमें क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेता हूँ, ये कह रहा है 3, ये कह रहा है 5, ये कह रहा है 3 से छोटा, ये कह रहा है 5 से बड़ा। ओ तेरे, इंटरसेक्शन आया ही नहीं, क्या आ गया आंसर? 5। एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तुम कोई भी वैल्यू डाल के देखो, या तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। देखें, एक्स की वैल्यू 0 डाल लेता हूँ, देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा लेकिन ये कर रहा है। एक्स की वैल्यू 10 डाल ली, 10 पे ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है, एंड सो ऑन। तो हर वैल्यू ऑफ एक्स पे कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स मैं इनपुट में नहीं दे सकता। मेरा आंसर क्या आ गया? 5। कोई डाउट किसी को? नो सर। सही है। अब हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे डोमेन पे, लेकिन डोमेन से पहले जितने फंक्शन हमने पढ़े हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से? वेविका मेथड तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, लॉग तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, मॉड तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ये जितना बेसिक मैथ अभी तक पढ़ा है वो सारा तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। तो तुम्हारे पास कल का दिन है, परसों सैटरडे संडे अपनी कोई क्लास नहीं होती, इस बार संडे को टेस्ट भी नहीं है, तो 2 दिन है। जो भी तुम्हें थोड़ा वीक लगता हो, कुछ भी लगता हो, उसके नोट्स दोबारा से सारे नोट्स के क्वेश्चन कर लो। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर रहे हो वो अभी मैटर नहीं करता, वो जब चैप्टर शुरू करेंगे वो आएगा। अभी तुम्हारे पास जितने क्वेश्चन मैंने दिए हुए सिर्फ नोट्स वाले और असाइनमेंट वाले, उतने कर लो, बहुत है उतने। मेनली अरे एक बार कंसेप्ट पेज नीचे क्लियर कर, करना। क्या चीज? एक बार पेज नीचे कर दो। अरे पेज की तो मैं फोटो भेजूंगा ना, जो कह रहा हूँ वो सुन, वो काम की बात है। ये तो मैं फोटो भेजूंगा ही अभी पीडीएफ बना के। सारे नोट्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। जिसका कोई टॉपिक रह गया है मेरे से वीडियो लेके इस वीकेंड पे कवर कर लो, पक्का। समझ गए? आगे डोमेन पढ़ेंगे, अब ये सारी चीजें यूज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी मैं यहीं रुक रहा हूँ, डोमेन अगली क्लास से शुरू करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आज, तो ये जो रूल्स लिखे हैं इनको और सारे बेसिक फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। समझ गए? चलो यहीं Yes, रुकता sir. हूँ, फिर मिलेंगे।